बच्चों, परमाणु संरचना एवं स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति के अंतर्गत पिछले भाग में हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी एवं बामर श्रेणी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की शेष श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी श्रेणी है पाश्चन श्रेणी। जब कोई परमाणु किसी उच्च उत्तेजित अवस्था से n=3 अवस्था में लौटता है तो इस श्रेणी की रेखाएं प्राप्त होती हैं जो स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग अर्थात इंफ्रारेड क्षेत्र में होती हैं। इनकी तरंगदैर्घ्य के लिए व्यापक सूत्र है 1/λ = r 1/3² - 1/n², जहाँ n का मान 4, 5, 6, 7 आदि होता है। ब्रैकेट श्रेणी। हाइड्रोजन परमाणु में जब परमाणु का संक्रमण किसी उच्च ऊर्जा अवस्था से n=4 अवस्था में होता है तो ब्रैकेट श्रेणी की रेखाएं स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। इनकी तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र है 1/λ = r × 1/4² - 1/n², जहाँ n का मान 5, 6, 7 आदि होता है। फुंड श्रेणी। जब परमाणु का संक्रमण किसी उच्च ऊर्जा अवस्था से n=5 स्तर में होता है तो स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में ही यह श्रेणी भी प्राप्त होती है। इस रेखाओं की तरंगदैर्घ्य निम्न सूत्र से प्राप्त की जा सकती है 1/λ = r × 1/5² - 1/n², जहाँ n = 6, 7, 8 आदि। हाइड्रोजन परमाणु के अवशोषण स्पेक्ट्रम। जब श्वेत प्रकाश को हाइड्रोजन से भरी नलिका से गुजारा जाता है तो उपयुक्त फोटानों का अवशोषण करके परमाणु n=n अवस्था से किसी अन्य उच्च अवस्था में चले जाते हैं। चूंकि सामान्य तापों पर परमाणु मूल अवस्था n=1 में ही होते हैं, अतः संक्रमण इसी स्तर से प्रारंभ हो सकते हैं। अतः हाइड्रोजन के अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल लाइमन श्रेणी की रेखाएं ही प्राप्त होती हैं, जैसा कि यहाँ चित्र में प्रदर्शित है। सूर्य के वातावरण में भी हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। वहाँ पर हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी के अतिरिक्त बामर श्रेणी भी प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य का ताप अत्यंत ऊंचा होने के कारण वहाँ हाइड्रोजन के बहुत सारे परमाणु n=2 अवस्था में भी होते हैं। अतः जब उन्हें अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होती है तो वे n=2 स्तर से किसी उच्च स्तर में जाते हैं, अर्थात संक्रमण n=2 स्तर से भी प्रारंभ हो सकते हैं, जिससे सूर्य के अवशोषण स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी के साथ साथ बामर श्रेणी की रेखाएं भी प्राप्त होती हैं। बोर परमाणु मॉडल की सीमाएं। यद्यपि बोर का परमाणु मॉडल
हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या कर सका, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। जैसे यह केवल एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की ही व्याख्या कर पाता है, जटिल परमाणुओं के स्पेक्ट्रमों की व्याख्या नहीं कर पाता है। स्पेक्ट्रम को उच्च विभेदन क्षमता वाले उपकरण से देखने पर उसमें एक से अधिक धूमिल रेखाएं प्राप्त होती हैं, जिनकी व्याख्या बोर मॉडल द्वारा नहीं की जा सकी। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की आपेक्षिक तीव्रता की व्याख्या भी इस मॉडल द्वारा नहीं हो सकी। इसके द्वारा जीमन प्रभाव एवं स्टार्क प्रभाव की भी व्याख्या नहीं की जा सकी। यह मॉडल विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण की व्याख्या भी नहीं कर सका। आइए इस चैप्टर पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक हाइड्रोजन परमाणु में n=3 से n=2 में संक्रमण होता है। उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यह रेखा स्पेक्ट्रम के किस भाग में प्राप्त होगी? चूंकि nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En=-13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इसलिए E3=-13.6 डिवाइडेड बाई 3² -151 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार E2=-13.6 डिवाइडेड बाई 2² -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अतः डेल्टा E=E3-E2 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य λ=12375 डिवाइडेड बाई 1.89 एंगस्ट्रॉम =6548 एंगस्ट्रॉम। स्पष्ट है कि यह विकिरण दृश्य क्षेत्र में होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 10⁻⁻12 जूल है। यह सोने के नाभिक, जिसका परमाणु क्रमांक Z=79 है, से प्रतिक्षेप प्रकीर्णित होता है, तो अल्फा कण की नाभिक के निकटतम पहुंच की दूरी क्या होगी? यदि अल्फा कण की निकटतम पहुंच की दूरी r0 हो, तो वहां पहुंचकर इसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। अतः गतिज ऊर्जा K स्थितिज ऊर्जा 1/4πε0 Ze/2E डिवाइडेड बाई r0, या r0 1/4πε0 2Ze²K। मान रखकर हल करने पर r का मान 3.64 इंटू 10⁻⁻14 मीटर प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी?
चूंकि हाइड्रोजन परमाणु में कक्षा की त्रिज्या Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होती है, अतः R2/R1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर अर्थात 4/1। इसलिए R2 इक्वल टू 4R1 इक्वल टू 2.12 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो n इक्वल टू 2 वाले ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। चूंकि nवीं कक्षा में ऊर्जा -13.6 अपान n स्क्वायर होती है, अतः En प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर। इसलिए E2/E1 इक्वल टू 1 स्क्वायर अपान 2 स्क्वायर या E2 इक्वल टू E1/4 इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तरों को En इक्वल टू -13.6 अपान n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से व्यक्त किया जाता है। ऊर्जा स्तर आरेख खींचकर बामर श्रेणी की H अल्फा एवं H गामा संक्रमणों को दर्शाइए एवं इनकी तरंगदैर्घ्य भी ज्ञात कीजिए। चूंकि बामर श्रेणी में किसी भी उच्च ऊर्जा अवस्था से n इक्वल टू 2 अवस्था में संक्रमण होता है, अतः H अल्फा एवं H गामा संक्रमण इस चित्र के अनुसार होंगे। चूंकि nवें स्तर की ऊर्जा En इक्वल टू -13.6 अपान n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अतः n इक्वल टू 2 में ऊर्जा E2 इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 अवस्था में N3 अवस्था में ऊर्जा E3 इक्वल टू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एवं n इक्वल टू 5 में ऊर्जा E5 इक्वल टू -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अतः H अल्फा की तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू 12375 बटा E3 माइनस E2 मान रखकर हल करने पर अल्फा संक्रमण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा 12375 बटा 1.89 इक्वल टू 6548 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार H गामा के लिए लैम्डा इक्वल टू 12375 डिवाइडेड बाई E5 माइनस E2 होगा। इसका मान रखकर हल करने पर गामा संक्रमण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा 12375 बटा 2.86 एंगस्ट्रॉम अर्थात 4327 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होगी। बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।